Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the last lecture of class 9th history, first chapter, the French Revolution. इस चैप्टर में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को कंक्लूड करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस आए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान. ठीक है, लास्ट में कौन रूलर बचता है, नेपोलियन, उसको कैसे हराया जाता है और नेपोलियन के बाद फ्रांस का क्या होता है, हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में. सो लेट अस बिगिन विद इट. चेंजेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान सोसाइटी में कौन से चेंजेस आए थे हम ये देखने वाले. व्हेन वी वर स्टार्टिंग द चैप्टर मैंने आपको बताया था कि इक्वालिटी, लिबर्टी एज वेल एज सम राइट्स, ये तीन ऐसे आइडियाज थे जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का आउटकम थे, है ना. फ्रेंच रेवोल्यूशन से मेन सोसाइटी में जो चेंज आता है, लोगों के माइंडसेट में जो चेंज आता है, वो क्या होता है, अबाउट इक्वालिटी, लिबर्टी एंड राइट्स. ठीक है, तो जो इक्वालिटी और लिबर्टी के आइडियाज होते हैं ये लोगों की एवरीडे लाइफ में आ जाते हैं, है ना. मतलब कि अब वो इक्वालिटी और लिबर्टी मांगने कहीं जा नहीं रहे. ठीक है, नाउ इट इज इन देयर माइंडसेट, है ना, वो उनके अंदर इनबिल्ट होने लगा है द आइडियाज ऑफ इक्वालिटी एंड लिबर्टी. आफ्टर डिमोलिशन ऑफ बेस्टील, ठीक है, सबसे बड़ा चेंज कहाँ पर आता है, या हम कहें सबसे पहला चेंज कहाँ पर आता है, बेस्टील के डिमोलिशन के बाद. After the demolition of Bastille, abolition of censorship took place. ठीक है, बेस्टील क्या था, बेस्टील वॉज दी जेल, है ना. फ्रांस में एक जेल था जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं, जब इनको गुस्सा आता है, व्हेन दे वर एजिटेटेड, दे अटैक्ड दी प्रिजन ऑफ बेस्टील. उसको अटैक करते हैं, वहाँ के कमांडर को मार देते हैं, वहाँ जो 7 प्रिजनर्स होते हैं उनको रिलीज करते हैं, और जितने भी आर्म्स और वेपन्स उनको बेस्टील में मिलते हैं उनको ले आते हैं. ठीक है, इससे दोनों मोटिव पूरे हुए. सबसे पहला तो गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक किया. ठीक है, तो दैट वाज द फर्स्ट एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और दूसरा वेपन्स भी उनको वहां से मिल गए. ठीक है, नॉट ओनली दिस, दे ऑल्सो डिमोलिश द बिल्डिंग ऑफ बेस्टील, और उसके स्टोन्स को, उसके पत्थरों को फिर मार्केट में बेचते हैं. ठीक है, तो इस एक्शन के बाद क्या होता है, फ्रांस में सेंसरशिप खत्म हो जाती है. क्या खत्म हो जाती है, सेंसरशिप इन 1789. सेंसरशिप क्या है, सेंसरशिप का मतलब है कि जो भी मीडिया प्रिंट कर रही है वहां पर, है ना, मीडिया जो भी न्यूज निकाल रही है, न्यूज़पेपर्स में, पैम्पलेट्स में, मैगजीन्स में, ठीक है, ये सारी चीजों पर एक सेंसर मतलब एक लिमिटेशन लगाई जाएगी, एक चेक किया जाएगा बाय दी किंग, है ना. अगर किंग के अगेंस्ट कोई भी न्यूज जा रही है तो उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा. ठीक है, मतलब कि न्यूज वही पहुंचेगी लोगों तक जिसको अप्रूवल दिया जा रहा है किंग के द्वारा, है ना. तो यहाँ पर बेस्टील के डिमोलिशन के बाद सेंसरशिप खत्म हो जाती है. मतलब अब मीडिया के पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना. लोगों के पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो भी वो सोचते हैं, जो भी उनके पॉलिटिकल और सोशल थॉट्स हैं, वो लोगों को फ्रीली बता सकते हैं. ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, है ना, ह्यूमन को मतलब मैन को बहुत सारे राइट्स मिलते हैं, एज वेल एज सिटीजंस प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट. नेचुरल राइट क्या होता है, नेचुरल राइट का मतलब ऐसे अधिकार जो नेचुरली आपको मिल रहे हैं अगर आप एक ह्यूमन बीइंग है. ठीक है, आपको उसके लिए किसी कंट्री का सिटीजन होने की जरूरत नहीं है. यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड दैट इज इनफ फॉर यू टू हैव दैट राइट, है ना. तो यहाँ पर सिटीजन्स क्या प्रोक्लेम करते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अपने थॉट्स को, अपने व्यूज को, अपने ओपिनियंस को लोगों के सामने रखना. ठीक है, चाहे आप बोल कर रखें, चाहे आप रिटन फॉर्म में रखें, या आप अपने एक्शंस के थ्रू रखें, है ना. ये एक ह्यूमन बीइंग का नेचुरल राइट है ना. और सेंसरशिप के द्वारा इसको कर्ब किया जा रहा था, तो सेंसरशिप को ही खत्म कर देते हैं. कभी 1789 में. नाउ अब इसके बाद हमने देखा था नेपोलियन बोनापार्ट, है ना. 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं और अपने आप को बोल देते हैं एम्परर ऑफ फ्रांस. इनको मौका मिलता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण, और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कौन क्रिएट कर रहा है, डायरेक्टरी एज वेल एज दी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. इन दोनों के बीच में क्लैशेस होते हैं, जिसका फायदा किसको मिल जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट. इन 1804 ही क्राउन्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस. अब जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के एम्परर बन जाते हैं तो लोगों को इनसे थोड़ी सी होप रहती है. ठीक है, पीपल व्यू हिम एज द लिबरेटर, है ना, कि ये हमको जितनी भी
रॉन्ग चीज़ें चल रही हैं, है ना, जो एक एक्सप्लॉयटेशन वाला सिस्टम है उससे हमको आज़ादी दिलाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई उनको क्या बोला गया है, लिबरेटर, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस के एम्परर बनते हैं, सो ही कंक्यूर्ड नेबरिंग कंट्रीज प्लेस्ड हिज फैमिली मेंबर्स देयर। वो क्या करते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट कॉन्क्यूरर होते हैं, है ना। कॉन्क्यूरर का मतलब क्या होता है कि अपने आसपास की कंट्रीज को अपने किंगडम में मिला लेना, है ना, वहां जाकर बैटल करना, जीतना और फिर उसको अपनी टेरिटरी में मिला लेना। तो ये क्या करते हैं, नेबरिंग कंट्रीज में नेबरिंग कंट्रीज को कॉन्क्यूर करते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को उन कंट्रीज का हेड बना देते हैं। फाइन। देन ही हिमसेल्फ सॉ हिज रोल एज द मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, है ना। उनको क्या लगता है कि मैं एक मॉडर्नाइजर हूँ, है ना। मॉडर्नाइजर मतलब कि जो भी सिस्टम चल रहा है, जो भी सोसाइटी चल रही है, उसको एक मॉडर्न आउटलुक देने की कोशिश करना, ठीक है। किस तरीके से मॉडर्न आउटलुक देते हैं, बाय प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना। ये क्या बोलते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसको प्रोटेक्ट करना ओनर का अधिकार है, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो दैट इज ओके, है ना। हमको मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो आप उसको परेशान कर सकते हो, या आप उससे कहोगे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखनी है, वो प्रॉपर्टी या तो गवर्नमेंट को दो या तो किसी दूसरे व्यक्ति को दो, ठीक है। देन यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। वेट्स एंड मेजर्स क्या है, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के नाप तोल के लिए जो मेजर्स यूज़ किए जा रहे हैं, है ना। जैसे वेट्स बोलेंगे हम बाट को, अगर आपने तराजू देखा होगा तो उसमें एक तरफ बाट रखते हैं, ठीक है, जिसका एक डेफिनेट वजन है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो भी कमोडिटी है, जब तक वो दोनों बैलेंस नहीं हो जाते तब तक वो इक्वल नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पर अभी तक क्या हो रहा था कि ट्रेडर्स जो थे, मर्चेंट्स जो थे, वो अपने अकॉर्डिंग वेट्स और मेजर्स को यूज कर रहे थे, बट नेपोलियन क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना देते हैं कि सारे लोग एक से वेट्स और एक से मेजर्स ही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट किसको है, कस्टमर्स को, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता बाय डिफरेंट वेट्स एंड मेजर्स। पीपल सॉ हिम एज लिबरेटर अर्लियर। पहले लोगों को लगता है कि ये अच्छे काम कर रहा है तो ये लिबरेटर है ना, ये हमारे फ्रांस सोसाइटी को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। बट लेटर नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एज इन्वेडिंग फोर्स। पहले लोगों को लगता है कि नेपोलियन जो है वो रिफॉर्म्स ला रहे हैं सोसाइटी में, ठीक है, उनको एक लिबरेटर की तरह देखते हैं। लेकिन बाद में लोगों को क्या समझ आता है कि नेपोलियन इज जस्ट एन इन्वेडर, ठीक है। उनको दूसरी की कंट्रीज में, मतलब आसपास की कंट्रीज को इन्वेड करने का मोटिव नेपोलियन के लिए सबसे बड़ा था, ठीक है। वो अपनी आर्मीज को भी इसलिए ही यूज करता था, राइट। तो फिर इसके बाद क्या होता है, जब लोग नेपोलियन से भी परेशान हो जाते हैं, है ना, और फाइनली नेपोलियन जो है वो वाटरलू के बैटल में 1815 में हार जाते हैं, और हारने के बाद क्या करते हैं, खुद ही अपना जो थ्रोन है ना, अपने आप को जब वो एम्परर ऑफ फ्रांस बोलते थे उसको खुद ही एब्डिकेट कर देते हैं। क्या करते हैं, एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, जब कोई भी एम्परर या कोई भी किंग अपना जो थ्रोन है, अपना जो राजपाट है, वो अपने आप क्या करता है, छोड़ देता है, उसको बोलेंगे हम एब्डिकेट करना, ठीक है। अब कौन चला गया, नेपोलियन भी चला गया, है ना, नेपोलियन भी चला गया फ्रांस से। तो अब फ्रांस में कौन है, अब कौन रूल करने वाला है फ्रांस को, दोबारा से फ्रांस में बोर्बन फैमिली जो होती है ना, उसका रूल आ जाता है। बोर्बन फैमिली कौन है, जिसको बिलोंग करते थे लुइस 16, है ना। अब इनके ही सक्सेसर्स आते हैं कहाँ पर, फ्रांस में, और दोबारा से यहाँ पर मोनार्की स्टेब्लिश हो जाती है। मोनार्की स्टेब्लिश होती है, लेकिन साथ में ये कुछ कुछ एलिमेंट्स डेमोक्रेसी के भी फॉलो करते हैं, लोगों को कहीं कहीं पर इलेक्शन के राइट्स मिलते हैं, ठीक है। बट स्टिल मोनार्की दोबारा से स्टेब्लिश हो जाती है फ्रांस में, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे काफी समय तक वहां पर बर्बन फैमिली जो है वो रूल करती है। फिर फ्रांस जो है वो किस में इन्वॉल्व होता है, वर्ल्ड वॉर 1 में। आज जब हम रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तब हम वहाँ देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 में फ्रांस भी इन्वॉल्व रहता है, और तब वहाँ पर कंडीशंस क्या बनती है, फ्रांस की पॉलिटिकल स्टेटस क्या रहता है, ये हम देखेंगे उस चैप्टर में, राइट। सो वी हैव कंप्लीटेड द फ्रेंच रेवोल्यूशन. It was a large chapter and it has so many concepts, so many stories, but I have tried to make it simple for you people, right? So one of the best ways to remember the chapter is to make the notes, right?
आप नोट्स बना सकते हैं यूजिंग दीज पॉइंट्स एज वेल एज फ्रॉम योर एनसीईआरटीज, जिससे क्या होगा, क्विक रिवीजन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और स्टोरी को नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगर आप स्टोरी को भूल जाएंगे तो आंसर्स को लिखना मुश्किल होगा, है ना। आंसर लिखने का बेटर तरीका ये है कि स्टोरी दिमाग में होनी चाहिए और खुद अपने वर्ड्स में उनको आप लिख सकें, राइट। So the chapter has been completed and you can ask me your doubts in the comment section. And if you like the videos, if you like the explanation of the French Revolution, do share the videos. Thank you.